हेलो बच्चों, नमस्कार। इवनिंग शिफ्ट सीईटी पेपर आ चुका है और इसमें भी मैथ के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट की तरह ही 15 दिए हुए हैं। जैसे कि हमने मॉर्निंग शिफ्ट का तो सॉल्यूशन डाल दिया था, अब इवनिंग शिफ्ट में जीएस और रीजनिंग का सॉल्यूशन डल चुका है। अब मैथ्स की बारी है, तो आइए अपने मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से पूछे गए, जिससे आपको कल जिनका एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है अपना, जैसे कि ये पूछा गया हमसे, ए बी सी एक व्यापार को क्रम से 80,000, 40,000 तथा 80,000 निवेश किए। ए बी सी ने, ए ने लगाई 80,000, बी ने लगाए 40,000 और सी ने भी कितने लगाए 80,000। यानी कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? साझेदारी से, पार्टनरशिप से। 6 महीने के बाद ए चला गया, यानी कि 6 महीने के बाद ए ने अपने पैसे व्यापार से निकाल लिए और व्यापार कितने टाइम तक हुआ? 8 महीने तक, क्योंकि कितना टाइम तक हो सकता है? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितने भी टाइम तक हो सकता है। कितने टाइम तक हुआ है? 8 महीने तक। ओके, 8 महीने के बाद जो कुल लाभ हुआ वो हुआ 40,050 रुपए। तो बताइए इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? अब जैसे कि आपको पता है, जो लाभ बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट का अनुपात लाभ का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी व्यापारी का, उसने जितनी पूंजी लगाई गुणा में कितने टाइम के लिए लगाई। तो हम यदि इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल लें तीनों का, और इन्वेस्टमेंट का अनुपात ही क्या बन जाएगा? लाभ का अनुपात। और उस लाभ के अनुपात में 40,050 रुपए को बांट देंगे और बी का हिस्सा बताना तो बता देंगे आराम से। तो पहले तो देखते हैं ए का इन्वेस्टमेंट कितना है। ए ने रुपए कितने लगाए? 80,000। 80,000 कितने टाइम के लिए लगाए? 6 महीने के लिए, तो गुणा में 6। बी ने कितने रुपए लगाए? 40,000। तो लो भाई 40,000 लिखो। कितने टाइम के लिए? बी तो नहीं गया ना बीच में से, बी नहीं गया, तो 8 के 8 महीने लगाए, तो गुणा में 8। सी ने कितने लगाए? सी ने फिर से 80,000 लगाए। कितने टाइम के लिए? ये भी 8 के 8 महीने था, क्योंकि बीच में से जो गया हो ए ही गया है। ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट, ये बी का इन्वेस्टमेंट और ये सी का इन्वेस्टमेंट। अब तीनों के इन्वेस्टमेंट का हम क्या निकाल दें? अनुपात निकाल दें। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रेशो में ही लाभ को बांटना है। तो रेशो निकालेंगे तो 4 0 इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल भाई। और किस पे कट रहे हैं? 4 पे कट रहे हैं। 4 दूनी 8, ये बच जाएगा यहाँ पर 6। 4 एकम 4, बच गया कितना? 8। 4 दूनी 8 और वहां कितना बच गया? फिर से 8। किस पे कट रहे हैं? 2 पे कट रहे हैं। 2 पे कट रहे हैं, 2 कैंसिल, कितना बच गया? 6। 2 चौके 8 और यहां से भी 2 कैंसिल, कितना बच गया? 8 बच गया। फिर से 2 पे कट रहे हैं, 3:2:4। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात आया वो आया 3:2:4। और इन्वेस्टमेंट की रेशो में क्या बंटना है? लाभ बंटना है। यानी कि जो लाभ बंटेगा तीनों के बीच में, और किस रेशो में बंटेगा? 3:2:4 के अनुपात में। और कितने रुपए? 40,050 रुपए। 40,050 रुपए को बांटना है। किसका हिस्सा बताना है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 2। टोटल कितना? 2, 6 और 3 9। तो आइए 9 पे काट ले इनको। 9 पंजे 45, 5 बच गया, फिर से 50, 9 पंजे 45, फिर से 5 बच गया 55, और नहीं ये पूरा पूरा कटेगा। 9 पंजे 45 नहीं भाई, 40 ही है ना। 9 चौका 36, कितने बच गए? 4। 9 चौका 36, 4, 5 बच गए, 9 पंजे 45 और 0 की 0 और गुणा में हो जाएगा 2 0। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितने भाई? 8900 रुपए है ऑप्शन, ये रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लाभ बढ़ता है इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लगाई गई पूंजी गुणा में समय। अब बी और सी का तो समय कितना है? 8-8 महीने है ही। ए 6 महीने के बाद चला गया था, तो ए का समय कितना है? 6 महीने है। और उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात ये निकला। इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही लाभ को हमने बांट दिया। और बी का हिस्सा कितना निकल के आया? 8900 रुपए। वही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 30% अधिक कुशल है। अधिक कुशल मतलब क्षमता दे रखी है इनकी, कैपेसिटी। ए की कैपेसिटी बी से 30% अधिक है, तो सीधी सी बात है, बी की कैपेसिटी 100 है तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 130। और दोनों की कार्य क्षमता का क्या निकाल देंगे? अनुपात। दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना निकल गया? 13:10, 13:10। और कार्य क्षमता का अनुपात का मतलब क्या है? एक दिन में कितने काम कर सकता है? 13।
और बी एक दिन में कितने काम कर सकता है? 10। आगे पढ़ते हैं कि क्या कहा है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जबकि एक अकेला उस काम को 23 दिनों में समाप्त कर देता है। एक दिन में कितने काम करता है? 13। और पूरा काम कर दिया उसने 23 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ? 13 गुणा 23। एक दिन में 13 काम करता है, पूरा काम 23 दिन में कर दिया, तो टोटल काम कितना हुआ? 13 गुणा 23। हम गुणा नहीं करवाएंगे, या यहीं से काम चल जाएगा। ये आ गया अपना टोटल काम। अब टोटल काम देखते हैं किससे करवाना है। बताइए, एक कार्य को पूरा करने में वो दोनों कितना समय लेंगे? किससे करवाना है? दोनों से। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं? 23। और दोनों से काम करवाना कितना? 13 गुणा 23। तो टोटल काम को दोनों के एक दिन के काम से काट देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे भाई? 13 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 13 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया भाई, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। ओके, ये तो डिटो क्वेश्चन है आपकी कॉपी में। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह 4 लीटर पानी मिला दिया, और ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया, यानी कि प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 3 बार। तो बताइए अब बर्तन में कितना दूध रह गया? तो देखो, हम जो यहां पर ट्रिक लगाते हैं उसमें उसी चीज की मात्रा निकल के आती है जो हमें पहले प्योर दे रखी है। पहले प्योर क्या दे रखी है? दूध ही। तो ये बड़ी हेल्प मिल गई। पानी पूछा होता तो फिर हमें घटाना पड़ता लास्ट में जाके। तो यहां से दूध की मात्रा डायरेक्ट कैसे निकल आएगी कि शुरू में कितने लीटर दूध था? 40। कितने लीटर निकाला? 4 लीटर। तो 40 में से 4 माइनस करो, और बट्टे में क्या करना होता है? उतना ही करना होता है। ये क्यों करना होता है ये सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है लगभग। एक बार प्रक्रिया तो हो गई, कितनी बार और करनी है? 2 बार और। 2 बार और करनी है तो 40 माइनस 4 बटे 40, और एक बार और 40 माइनस 4 बटे 40। तो ये बने मिश्रण में किसकी मात्रा आ जाएगी? दूध की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो आओ सोल्व करते हैं। 40 गुना 36 बटे 40 गुणा 36 बटे 40 गुणा 36 बटे 40। 40 से 40 कैंसिल, 4 पे काटेंगे 9, 10, 9, 10, कितना भाई? 36 गुणा निम 81 बटे 100। अब आगे नहीं काटेंगे, कहीं 2 पे 100 को काट बैठो, एंड में जाके आराम से पॉइंट लगा लेंगे। ऊपर की गुणा करवा लो। ऊपर की गुणा करवाते हैं तो 81 गुणा 36, 6 8 6 48, 3 8 3 24, 6 11 8 और 1 9 2, और ये आ गया आपका 2916 बटे में 100। पॉइंट लगाएंगे तो कितना? 29.16। 29.16 है, 29.16 है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, और यहां से यदि वो पानी की मात्रा पूछ लेता तो मिश्रण शुरू में प्योर कितने लीटर दूध था? 40 लीटर। तो मिश्रण भी कितने लीटर होगा? 40 लीटर होगा, क्योंकि 4 लीटर निकाला 4 लीटर पानी, 4 लीटर निकाला 4 लीटर पानी, 4 लीटर निकाला 4 लीटर पानी, मिश्रण भी तो 40 ही लीटर होगा। और उस मिश्रण में दूध की मात्रा कितने निकली? 29.16। तो इस 40 में से 29.16 निकाल दोगे तो किसकी मात्रा आ जाएगी बने मिश्रण में? पानी की मात्रा। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपसे इस तरह से पूछे तो इसको आप घटा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजती हैं और बाद में क्रम से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? पहले तो हम ये देख ले, ये दोबारा से एक साथ कितने टाइम के बाद बजेंगी। तो उसके लिए क्या निकालना होता है? इनका एलसीएम। पहली घंटे का टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकंड, दूसरी घंटे का 4 सेकंड, और तीसरी का भाई 6 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। कितने अलार्म हो गए? 5 अलार्म हो गए। एक अलार्म हर 2 सेकंड के बाद बजता है, एक 4 सेकंड के बाद, एक 6 सेकंड के बाद, एक 10 सेकंड के बाद, एक 12 सेकंड के बाद। तो नेक्स्ट ही टाइम तो एक साथ नहीं बजेंगे, तो टाइम कितने टाइम के बाद आएगा कि ये फिर से एक साथ बजे? तो वो टाइम, वो मिनिमम टाइम क्या होगा इन सबके टाइम का एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? 2 4 6 10 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 का पाड़ा देखो कहां पर कटेगा इन सबसे जाके? 120 पे 12 दाई 120, 120 10 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। एलसीएम तो आपको पता है
जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना हो, जिन भी संख्या का सबसे बड़ी संख्या उठाओ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। उसका पहाड़ा पढ़िए, और 12 का पहाड़ा इन सबसे कहां पर कट रहा है? जाके 120 पे कट रहा है, तो 120 सेकंड, यानी कि वो घंटियां फिर से एक साथ 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, वो सारी घंटियां 2 मिनट के बाद बारी बारी से एक साथ बजेंगी। हमसे पूछ रहा है कि वो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? 30 सेकंड में, 30 मिनट में एक साथ। तो इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है भाई, ये एलसीएम एचसीएफ का, जब मैं आपको एलसीएम के क्वेश्चन करवाता हूं उसके लास्ट में करवाता हूं घंटियों वाले क्वेश्चन, तो करते क्या थे? एक साथ बजती है 2 मिनट के बाद, 30 मिनट में बताना कितनी बार बजी, तो इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से, कितना आया? 15। अब यहां से गलती करते हैं कि यहां से आप टिक लगाने की कोशिश करोगे, किसको? 15 को, जो कि गलत होगा। घंटियां हमेशा एक बार ज्यादा बजेंगी, एक बार ज्यादा बजेंगी। आपका उत्तर कितना होगा? यहां पर 16 होगा। और ये मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि गलतियां यहां पर होती हैं आपकी, कि आप यहां पर सीधा डिवाइड करोगे और आप कोशिश करोगे कि भाई 15 उत्तर होगा, नहीं, एक प्लस करना है, क्योंकि 2-2 मिनट के तो 30 सेकंड में गैप आए हैं। अब गैप 2-2 मिनट के 15 गैप आए हैं, लेकिन घंटियां एक ज्यादा होंगी। गैप देखो, गैप कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन घंटियां 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें 1 जोड़ना है, इसका उत्तर 16 होगा, ठीक है। यहां 15 की गलती मत कर देना। नेक्स्ट चलते हैं। 1/3.718 बराबर है 0.2689। हमसे पूछ रहा है 1/0.0003718 किसके बराबर होगा। यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, कितने बढ़ा लिए इसने? 3 तो पहले थे, कितने बढ़ाए? 4 बढ़ाए, 4 बढ़ाए तो नीचे 4 जीरो ज्यादा आएंगे और वो घूम के कहां जाएंगे? ऊपर गुणा में। अब इसके साथ आप गुणा में 4 जीरो मतलब 10,000 से गुणा करवाओगे तो ये चारों पॉइंट नहीं हट जाएंगे, तो ये किसके बराबर होगा? 2 6 8 9, 2 6 8 9 नहीं, 2 6 8 9, ये आपका आंसर हो गया। ये जीरो भी मत लगाना, क्योंकि पॉइंट नहीं है कि सोचो कि पीछे जीरो लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3, इसने कितने बढ़ा दिए? 4 जो बढ़ाए हैं उनके नाम के 10,000 नीचे आएगा और 10,000 घूम के कहां जाएगा? ऊपर गुणा में होगा। अब इसके साथ गुणा में 10,000 होगा तो कितना बच जाएगा? 2689 बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2689। नेक्स्ट चलते हैं। m दे रखा भाई -4, n दे रखा -2, और ये बताना है हमें, क्या बताना है? m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 3n प्लस के 3n स्क्वायर प्लस के n क्यूब, इनका मान रख देंगे उठा के। m है -4 का क्यूब करोगे तो -64 आएगा, ठीक है। -4 का क्यूब करोगे तो -64। अच्छा भाई ये -3 m -4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 आ जाएगा। -4 गुणा -4 कितना? प्लस के 16, प्लस 3 इंटू में -4, ठीक है, प्लस 3 इंटू n है -2, ठीक है, प्लस 3 इंटू n स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस में n क्यूब यानी कि -2 का क्यूब। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? -64, ये -48, ये -12, ये -6, ठीक है भाई। -2 का स्क्वायर 4 तो ये 12, ये प्लस के 12 और ये भी -8, -2 का क्यूब करोगे -8 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? -64 -48, तो इस प्लस के 12 का हिसाब यहां कर लो, -12, ये -14 थे प्लस के 12, तो कितना बच गया? -2, तो 12 12 2 14 और 2 16, 10 10 और 11 और 1 12, -126 ये रहा। ये तो डायरेक्ट उठा के आपने रखना था, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। नेक्स्ट आ जाइए। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। चाल का अनुपात, स्पीड का रेशो 3:4 है।
एक स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगे। ए को लगना ही थे क्योंकि ए की स्पीड कम थी, बी की स्पीड ज्यादा थी। अब दोनों की चालों का अनुपात 3:4 है, दोनों के द्वारा पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात 4:3 होगा, क्योंकि समय की रेशो चाल से उल्टी होती है। चाल ज्यादा होगी टाइम कम, चाल कम होगी तो टाइम ज्यादा। समय और चाल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उन दोनों की चालों का अनुपात 3:4, तो उन दोनों के द्वारा पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात कितना? 4:3। बी को टाइम लगा 3 यूनिट, ए को टाइम लगा 4 यूनिट। ए को बी से कितने यूनिट अधिक लगे? 1 यूनिट अधिक। और 1 यूनिट अधिक आपको किसके बराबर दे रखी है? 30 मिनट के। यानी कि समय की 1 यूनिट बराबर है 30 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर है 120 मिनट, और 3 यूनिट बराबर है 90 मिनट। किसका टाइम पूछ रहा मैं? ए को पहुंचने में लगा समय, ए को पहुंचने में कितना समय लगा? 120 मिनट। 120 मिनट कहें तो 2 घंटे, 2 घंटे हैं ये रहे। और यदि बी का पूछ लेता तो टाइम, बी का टाइम कितना? 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जो समय होता है वो चाल का उल्टा होता है। ये तो सिंपल ही बात है, स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा कहीं पर भी पहुंचने में। चलिएगा, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है। समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये भुजा x है, तो ये कितनी है भाई? 2x। उसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हमें x का पता लग जाए तो ये पता लग गया, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 x गुणा में 2x, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन ये पता कैसे चले? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर x स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे 100, इसका मतलब 5x स्क्वायर बराबर है 100। तो x स्क्वायर बराबर 5 काटेगा इसको 20 पे, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x, इसको लिखेंगे 4 गुणा 5, तो कितना आ गया भाई? 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/2 x का मान कितना? 2√5, 2x 2 से गुणा हुआ 2 दूनी 4√5, इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट 4 गुणा √5 गुणा √5 कितना? 5 5 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये रहा। ठीक है, आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। कोई धनराशि है, कोई साधारण ब्याज की दर है और उसको 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, को साधारण ब्याज मिला होगा। उसी समय के लिए मतलब 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 1% अधिक साधारण ब्याज की दर, यानी कि साधारण ब्याज की रेट कितनी बढ़ा दी? 1% निवेश किया जाता है तो धनराशि 5100 रुपए अधिक अर्जित होती है। 5100 रुपए किस बात के अधिक मिलेंगे? ब्याज के। यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा देते हैं तो 5100 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। 1 साल में 1% ज्यादा मिलेगा, 3 साल में कितने परसेंट ज्यादा मिलेगा? 3%। उस राशि का 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और 30% ज्यादा ब्याज किसके बराबर दे रखा आपको? 5100 रुपए के। तो राशि बताओ, वह धनराशि बताओ, धनराशि कितनी होगी भाई? 100%। 1 साल में 1% ज्यादा मिलेगा तो 3 साल में कितने परसेंट ज्यादा ब्याज मिल जाएगा? 3%। तो उस राशि का 3% बराबर है 5100, और राशि बताओ तो होगी भाई 5100/3 गुणा में 100, और 3 17 और गुणा करवाएंगे तो 1,70,000, 1,70,000 ये रहा। ठीक है, साधारण ब्याज की अपनी 6ठी या 7वीं टाइप ये अपनी होती है ना। चलिए, धनराशि 3 वर्षों में 6 से 1/4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, 1 साल में होता है, 4913 रुपए बन जाती है। तो साथियों, एक तो है कि हम इस बाई ऑप्शन उठा दें और वो राशि दे रखी है उस पे हम 3 साल का ब्याज निकाल दें 6 से 1/4% की दर से, और टोटली जो 4913 बन जाता है वही अपना आंसर हो जाएगा। या फिर हम बाई ऑप्शन ना उठाएं इस चीज को, तो ब्याज की दर दे रखी 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 25/4%। 25/4% को खोलते हैं बटे में 100, 25 का 100 कितना? 1/16।
3 साल का केस है तो उस राशि को पहले यूनिट में लेके चलेंगे, नीचे वाला का क्यूब मान लेंगे। 16 का क्यूब करेंगे तो 16 का क्यूब होगा 4096। तो उस राशि को एक सेकंड के लिए हमने 4096 यूनिट मान लिया। उसके ऊपर कितने साल का ब्याज निकाल देंगे? 3 साल का। 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 6 से 1/4% और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कट के कितना आ चुका है 1/16। 1/16 करते हैं तो इसका 256 256 256 1/16, इसका 1/16 करोगे, 1 साल का ब्याज लोगे, इसके ऊपर 16। कितने इकट्ठे हो गए? ये इकट्ठे हो गए भाई 256 256 16 18 10 11 और 1 12 4 और 1 5 528 528 पे फिर से 1/16 1/16 16 3 48 16 3 48, कितना ब्याज और मिल जाएगा? 33 और। तो टोटल ब्याज देखो कितना मिल गया? 256 256 256 16 और 33, 12 18 24 और 3 27, 2 हासिल 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 18 18 और 3 21, 2 2 4 6 8 817 यूनिट ब्याज की मिल गई। राशि कितनी थी? 4096 और 817 उसके ऊपर ब्याज मिल गया। 13 10 और 1 11 8 और 1 9 4913 यूनिट हो गई। टोटल 4913 होगी ना, ये तो मूलधन था और 817 ब्याज मिल गया तो 4913 यूनिट हो गई। और 4913 यूनिट किसके बराबर दे रखी है? 4913 रुपये के बराबर दे रखी है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 1 रुपया। और राशि बताओ, और राशि कितनी ली थी भाई हमने? 4096 यूनिट ली थी। 1 यूनिट 1 रुपया है तो 4096 यूनिट गुणा 1 करवाओगे तो और राशि कितनी है? 4096 रुपए है। तो और राशि कितनी है? 4096, आपका उत्तर। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। चक्रवर्ती ब्याज की टाइप नंबर 3 में से क्वेश्चन आपका रहा। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार कमरे की फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में हो जाती है। विमाएं मतलब उसके डायमेंशनल मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई। यानी कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को हम 4 मीटर बढ़ा देते हैं। लंबाई को भी 4 मीटर बढ़ा दें, चौड़ाई को भी 4 मीटर बढ़ा दें तो उनका रेशो 4:3 हो जाता है। और यदि उनको 4 मीटर घटा दें तो 2:1 हो जाता है। तो उस फर्श की विमाएं बताओ, लंबाई चौड़ाई बताओ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। ये तो ऑप्शन से बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से बाहर निकल के आएगा। अब ऑप्शन हमें दे रखा है पहला 16 मीटर और 12 मीटर। तो पहले कह रहा है कि इनको 4 मीटर बढ़ा के देखो, 4:3 बन रहा नहीं बन रहा। 4 मीटर बढ़ाओ कितना? 20। 4 मीटर बढ़ाओ कितना? 16। अब 4 पंजा 20, चौकी चौकी 16, 5 4 तो बन रहा है, 4:3 नहीं बन रहा, कैंसिल। नेक्स्ट 18 मीटर 22 मीटर, 4 मीटर बढ़ाओ भाई 22, 4 मीटर बढ़ाओ कितना? 26। क्या 3 4 4:3 बनेगा? नहीं बनेगा, कैंसिल। 4 मीटर बढ़ाओ 22, 4 मीटर बढ़ाओ 28, क्या 4:3 बनेगा? नहीं बनेगा, ये आ गया। 4 मीटर बढ़ाओ 16, 4 मीटर बढ़ाओ 12, चौकी 16, 4 12, 4:3 बन गया। बाकी में बनाई नहीं तो यही उत्तर, दूसरा तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं हमें, है ना। घटा के देखने की जरूरत नहीं, घटा के भी देख लो। कह रहा है 4 मीटर जब घटाओगे 2:1 हो जाएगा। 4 मीटर घटाओ, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 4, कितना हो गया भाई? 2:1। दोनों बातें सेटिस्फाई। चलिए, ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। एक दूध और पानी का मिश्रण है कितने लीटर? 80 लीटर, जिसमें दूध और पानी किस अनुपात में है? 7:3 में। क्या हम चेक कर सकते हैं कि दूध कितना पानी कितना? 7:3 में बांट दो 80 को। 10 रेशो बराबर है 80 लीटर, 1 रेशो बराबर 8 लीटर, 8 56 लीटर उसके अंदर दूध है और 8 या 24 लीटर उसके अंदर पानी है। अब ये बोला इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का 2:1 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 2:1 होना चाहिए। बताओ इस मिश्रण के अंदर कितना पानी डाला गया? भाई पहले वाले मिश्रण में 56 लीटर दूध था, 24 लीटर पानी था। अब इसमें पानी डाल दिया तो नए मिश्रण में दूध तो कितना? 56 ही। पहले में 56 था, पानी डाल दिया, अब भी दूध कितना है? 56 ही है। और अब वाले में दूध की रेशो कितनी है? 2 रेशो। इसका मतलब नए मिश्रण की 2 रेशो बराबर 56 लीटर। तो 1 रेशो बराबर कितनी? 28 लीटर। अब इस 1 यूनिट के साथ 28 लीटर की आप गुणा कराओगे तो नए बने मिश्रण में पानी कितना निकलेगा? 28, क्योंकि 2:1 का रेशो होना चाहिए। पहले वाले मिश्रण में पानी कितना था? 24, और नए वाले में 28, तो कितना पानी मिलाया गया? 4 लीटर। पहले में 24 था, नए वाले में कितना है? 28 है, तो 4 लीटर मिला है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है।
ठीक है, मिश्रण की ए टाइप हम बड़े बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ऐसे हम। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी है तीन संख्याएं, उनका औसत m है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ठीक है भाई, आगे काम आएगा, कुछ पूछेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3, आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का जोड़। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। और कैसे निकले? हमें देखा भाई ए बी सी का औसत m है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर है m, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर है कितना? 3m। ओके, लेकिन ये तो फिर भी नहीं आया, ये नहीं आया। ये कैसे आ सकता है? जब हम a प्लस बी प्लस सी का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दे रखी किसके बराबर? 0 के, तो ये तो सारा क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी प्लस सी कितना भाई? 3m, यानी कि 3m का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 3m का स्क्वायर मतलब कितना? 9m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? 9m स्क्वायर बटे में 3 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 3m स्क्वायर। 3m स्क्वायर है इसके अंदर, 3m स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, सिंपल था क्वेश्चन ये भी औसत से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमें देखा है कि √2 बराबर है 1.142 और हमसे पूछ रहा है √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस में 1। सबसे पहले तो इनका रैशनलाइजेशन कर लो। रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1, नीचे वाले का माइनस डाल के √2 माइनस 1 से ही गुणा, और नीचे √2 प्लस 1 तो है ही, √2 माइनस 1 से ही भाग। और ऊपर सेम सेम संख्या हो गई तो क्या हो गया? ऊपर तो इनका स्क्वायर हो गया, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो क्या हो गया? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना निकला? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1, स्क्वायर रूट खोलोगे कैंसिल इससे, √2 माइनस 1। √2 का मान आपको दे रखा है 1.4142, माइनस 1 करोगे तो क्या बच जाएगा? 0.4142, 0.4142, ये आपका ऑप्शन हो गया। राइट है भाई। चले आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, ओके, का एलसीएम 161 है। एलसीएम 161 है। अब देखो, हमें एक टाइप का पता है या हमें एक कॉन्सेप्ट का पता है, ठीक है। दो संख्याएं x और y, हमें पता है दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होती है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की गुणा के बराबर। और हालांकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1। इसका मतलब क्या है? उन दोनों संख्याओं की गुणा x इंटू वाई बराबर एलसीएम के, और एलसीएम कितना दे रखा है? 161। तो हमें ऐसे अभाज्य संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा 161 हो। तो कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 23 और 7 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनकी गुणा कितनी है? 161 है। और x बना दे रखा y से, तो x आपका 23 और y आपका 7। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा भाई 3y माइनस x बताओ। रखो y का मान 7 रखो, 3 गुणा 7, x का रखो 23, 21 माइनस के 23 कितना? माइनस के 2, माइनस का 2 है, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि रीजनिंग के पोर्शन में आपको दे रखा था। ये मैथ में ही हम पढ़ते हैं तो मैं मैथ में इसको पढ़ा रहा हूं आपको। 3 सहेलियां अमिता, बबीता, चंचल। अमिता को ए से डिनोट कर लिया मैंने, बबीता को बी से, और चंचल को मैंने डिनोट कर लिया भाई सी से। अमिता, बबीता और चंचल, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, बिल मिला। अमिता ने, उनको तीनों को बिल देना था, तीनों ने खाना खाया वहां पर, पार्टी की अपनी, उनको बिल मिला। अमिता ने बबीता के द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। अमिता ने
3/5 दिया किसका? बबीता का। एक तो ये है, ओके। और बबीता ने चंचल के द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। बबीता ने 1/2 दिया किसका? चंचल का। ठीक है, तो यदि कुल 360 रुपए का बिल था तो बताइए इसमें से बबीता का हिस्सा कितना है? बबीता का हिस्सा तब बता सकते हैं जब हमें उन तीनों के द्वारा दिए गए बिल का रेशो पता हो, यानी कि A अनुपात B अनुपात C पता हो, अमिता बबीता चंचल का अनुपात पता हो। वो कैसे निकलाएगा? B को इधर ले आए, A/B बराबर 3/5। इसका मतलब A अनुपात में B बराबर है 3/5। C इधर ले आए, B/C बराबर 1/2, B/C B अनुपात C 1/2 मतलब 1/2। और आपके पास A/B बराबर है 3/5 और B/C बराबर 1/2। हम पहले क्या निकाल देंगे? A अनुपात B अनुपात C। इसके तो हम खिलाड़ी हैं, फटाफट कर देंगे जब ये चीजें पता, उल्टा बनाएंगे। 3 एकम 3, 1 पंजा 5, 5 दूनी 10। तो अमिता बबीता और चंचल के द्वारा दिए गए हिस्से का अनुपात कितना है? 3, 5, 10। टोटल कितना खर्चा दिया है? 360 रुपए। किसका भुगतान बताना है? किसने? बबीता। बबीता कितना भाई? 5। टोटल कितना? 18। 18 दूनी 36, 20 पंजा 100। तो बबीता के हिस्से में कितने रुपए आए हैं? 100 रुपए। ओके, चलते हैं आगे। तो साथियों, ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो 5 नवंबर के इवनिंग शिफ्ट में आए सीटी के पेपर में। हमने मॉर्निंग शिफ्ट को भी सोल्व कर लिया है, हमने इवनिंग शिफ्ट को भी सोल्व कर लिया है। दोनों शिफ्ट का एनालिसिस हम करते हैं। तो हमने जो पढ़ा है, हमने जो क्लास में पढ़ा है, उसका तो ये 10% भी नहीं है ना। यानी कि आपने सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, ध्यान से क्लासेस लगाई हैं लास्ट के 2 महीने भी, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में हमने 9 से लेकर 5:30 तक क्लास कर दी थी, है ना। और जब टाइम मिला था तो सिलेबस को हमने फटाफट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई सीटी तक एग्जाम सिलेबस जो करवाना जरूरी था। साथियों, लास्ट के जो 9 से लेकर 5:30 तक क्लासें हमने फटाफट सिलेबस करवाने के लिए की थी। यदि उसको भी पढ़ते हो तो उसका भी 10% आपसे पूछा गया है। तो साथियों, बड़े आराम से हम सोल्व कर लेंगे। जिन बच्चों का कल एग्जाम है, उन्होंने अपने नोट्स तैयार कर रखे हो, उन्होंने अच्छे से क्लास लगा रखी हो, उनको जो क्लास में पढ़ाया गया है उनको आता हो, तो आराम से सो जाइए। कल आपका एग्जाम धमाकेदार होना है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो सीटी आराम से दे के आओ, अच्छे से आपके 80-90 क्वेश्चन आराम से आप निकाल के आओगे यदि आपने सारी क्लासें आराम से अटेंड की हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो नोट्स में है, क्लास में जो टीचर्स ने करवाया है वही आपको पता है। जैसे कि आप देख पा रहे थे, इनमें से यदि ये 15-16 क्वेश्चन हमने किए हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन तो मैं डिट्टो स्टेटमेंट के साथ आपकी कॉपी में दिखा सकता हूं, और ये मैं दिखाऊंगा भी। आप जैसे एग्जाम दे के आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये पेज निकालो, इस पे ये टाइप निकालो, वहां पर ये क्वेश्चन है, और एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। जो बाकी बच गया वो सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा सभी सब्जेक्ट का। कल की शिफ्टों का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, और इस सेशन को मॉर्निंग शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करवा रखा है, इवनिंग शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करवा दिया। बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज रात को इसका लाभ उठा सके। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट शिफ्ट का, कल की शिफ्ट का भी सॉल्यूशन आपके पास पेपर आती है, हमारे पास आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक कल जिनका एग्जाम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।